सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट गोविंद। आज हमारे पास एक नहीं बल्कि दो दो फ्रॉन्क्स खड़ी हैं और इसका रिव्यू मैं नहीं खुद ओनर करने वाले हैं। हेलो मिस्टर मिस्टर वीरेन। वीरेन। हेलो मिस्टर सत्या। वेलकम वेलकम टू टू माय माय चैनल। चैनल। ज़्यादा टाइम मैं आप लोगों का नहीं लूँगा। सबसे पहले तो थैंक यू, आपने समय निकाला और बहुत ज़्यादा टाइम मैं आपका लूँगा नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, गाड़ी आपने कब और कितने की ली? ये गाड़ी मैंने 2024 में ली थी, जनवरी 2024। हम्म, और लगभग 10 लाख रुपए की मैंने ये गाड़ी ली थी। लगभग 2 साल हो गया आपकी गाड़ी में। जी। आपने गाड़ी कब और कितने की ली? गाड़ी मैंने जुलाई 2024 को लगभग 1.5 साल। 1.5 साल पहले लिया था। गाड़ी में आपका, अगर मैं इंजन की बात करूं तो ये कौन सा वेरिएंट है? ये फ्रांस का डेल्टा प्लस है। नॉन 1.2 लीटर नहीं नहीं नॉन टर्बो 1.2 लीटर जैसा। नॉन टर्बो, जी। ठीक। ये गाड़ी आपका कौन सा वेरिएंट है? ये गाड़ी मेरी 1.2 लीटर डेल्टा प्लस नॉन टर्बो। यानी दोनों ही गाड़ी गाइस सेम है। सेम गाड़ियाँ। ठीक है, और दोनों ही पेट्रोल गाड़ी हैं, दोनों में ही सीएनजी फिटेड नहीं है। तो आपने फ्रॉन्क्स ही क्यों लिया? फ्रॉक्स लेने का दो तीन कारण था। एक तो इसका लुक, हम्म, दूसरा ये कॉम्पैक्ट एसयूवी में आ जाता है, हम्म, तीसरा इसका इंटीरियर भी काफ़ी ठीक है। हम्म। और 10 लाख के बेस प्राइस पे ये गाड़ी कंपैरेटिवली औरों से अच्छी है। लेकिन इसी प्राइस सेगमेंट में अगर मैं बात करूं, आपका नेक्सॉन भी अवेलेबल है, वेन्यू, सेल्टोस और ब्रीजा, लेकिन इन सब को छोड़ के आपने डेडिकेटली फ्रॉन्क्स पे ही गए आप। फ्रॉक्स जब मैंने लिया था 2024 में, उस समय ये नई नई लॉन्च हुई थी। हाँ हाँ। 2-4 महीने ही हुए थे इसको लॉन्च हुए और उसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे आ रहे थे। और जब मैं इस गाड़ी को देखने गया था उस समय भी ये गाड़ी मतलब मुझे भी काफ़ी पसंद आई थी। और बाकी सारी गाड़ियाँ उस समय तक काफ़ी ओल्ड मॉडल हो चुकी थी, काफ़ी लोग उसको रोड चला पे चुके मतलब बहुत थे, सारी दिख रही थी। दिख रही थी। तो आपने ये गाड़ी स्पेशली फ्रॉन्क्स क्यों ली? आप भी तो नेक्सॉन, ब्रीजा या वेन्यू में जा सकते थे। बिल्कुल बॉस, मैं गाड़ी मारुति का ही लेना चाह रहा था और मैंने बलिनो, मेरा मूड उस पर था बलिनो लेने का। ठीक है। लेकिन लुक वाइज जो मुझे कम्प्लीटली ये थोड़ा इशू भी लगा, तो मैं बलिनो लेकर के मैंने ट्रांस लिया। तो मतलब आप इसके लुक्स पे फिदा हो गए हैं। जी। गाइस, अब बात करते हैं माइलेज की। ये गाड़ी आपको सिटी में क्या माइलेज देती है? सिटी में ये 14 से 15 का ही एवरेज देती है। हाँ हाँ। और अगर हम हाईवे पे जाते हैं तो ये 18 से 20 का एवरेज हाईवे पे आपको मिल जाता है। हाईवे पे देती है। बट इसमें समस्या क्या है कि अगर आप सिंगल चल रहे हैं या डबल चल रहे हैं तब तो ठीक है। बट अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, 4 लोग या 5 लोग बैठ गए, तो फिर ये गाड़ी काफ़ी दबके चलती है और इसका एवरेज भी काफ़ी डाउन हो जाता है। और अगर हमने इस पर अगर एसी ऑन किया तो फिर ये और भी ज़्यादा डाउन हो जाता है गर्मियों में। आपकी गाड़ी को लगभग 1.5 साल हो गए हैं। 1.5 साल हो तो गए। आपकी गाड़ी क्या माइलेज दे रही है सिटी में? सिटी में इसका जो एवरेज है वही ये 14 से 15 का एवरेज निकालती है। और हाईवेज पे? हाईवे पे जो मेरी गाड़ी दे रही है 18 से 19 का एवरेज निकालती 18 है। से 19। तो जब आपने गाड़ी ली थी तो शुरू में भी यही माइलेज था या बाद में आपने कुछ चेंजेस देखे 1.5 साल के बाद गाड़ी में? माइलेज तो लगभग लगभग यही था, लेकिन थोड़ा सा डाउन हुआ है जब से ये इनथॉल का वो आया है, E20 का। E20 के बाद से थोड़ा सा गाड़ी हाँ, में थोड़ा उससे आया है, थोड़ा सा उससे गाड़ी में आने के बाद थोड़ा गाड़ी स्मूथली चल भी नहीं है, थोड़ा गाड़ी में पिकअप भी कम हुआ है और गाड़ी बंद होने की समस्या आई है इससे। तो ये ऐसा आपने ऑब्जर्व किया है अब हाँ, रिसेंट जी, टाइम्स में? हाँ, पिछले 2-4-6 महीने में। तो ये ऑब्जर्व आपने भी किया है कि ये मेरा भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि जब से ये E20 का आया है उसके बाद से मेरी गाड़ी अक्सर बंद हो जा रही है। मतलब चल रहा हूँ, ट्रैफिक में आया, स्लो हुआ, गाड़ी बंद। और अच्छा। माइलेज डाउन हो गया मेरा। पहले जब मैंने ली थी तो एवरेज की वजह से गाड़ी ली थी, बट अभी ये जो प्रॉब्लम हो रही है वो एवरेज का भी आ रहा है। तो आपने सर्विस सेंटर दिखाया? सर्विस सेंटर दिखाया, उनके अकॉर्डिंग कोई इश्यू नहीं है, गाड़ी एकदम सही चल रही है। उन्होंने जो क्लेम किया था, जो मिनिमम क्लेम करते हैं उतना तो चल ही रही है। गाइज, अगर आप फ्रॉन्क्स पेट्रोल यूज़ कर रहे हो या और भी कोई गाड़ी यूज़ कर रहे हो पेट्रोल में, तो आपके पास क्या ऐसा कोई इशू अगर आपने फेस किया तो प्लीज़ कमेंट बताइएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग, हमारे सामने खुद 2 ओनर्स खड़े हैं जो E20 के बाद फील कर रहे हैं कि हाँ, गाड़ी की परफॉर्मेंस के साथ साथ गाड़ी का माइलेज भी ड्रॉप हुआ है और गाड़ी में कुछ इश्यूज़ भी आ रहे हैं। तो प्लीज़ कमेंट बताइएगा अगर आप कुछ ऐसा इशू फेस कर रहे हैं तो। अब बात करते हैं कि गाड़ी कितनी कंफर्टेबल है इन टर्म्स ऑफ पावर, परफॉर्मेंस। और अगर आप फैमिली के लेके जाते हैं 5 लोगों को गाड़ी में, अगर आपने फुली लोड कर दिया है विथ लगेज, तो गाड़ी की कैसी पावर है, क्या कंफर्ट है और क्या आपको ये फील देती है? ये कहने को ये लगभग 1200 सीसी का इंजन इसके अंदर लगा है, बट वो 1200 सीसी की इंजन फील नहीं आता है। अच्छा। क्योंकि जब भी इसमें 4 से 5 लोग बैठ जाते हैं तो ये गाड़ी काफ़ी दबके चलती है। ठीक है, एवरेज इसका कम हो जाता है। अगर इस पे एसी ऑन करते हैं गर्मियों में
तो उसका एवरेज और भी ज़्यादा कम हो जाता है। और मुझे नहीं लगता कि माउंटेन्स के लिए ये गाड़ी परफेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर वो इतना पावर नहीं कि ये माउंटेन्स पे 4 लोगों को बैठा के ले जा पाएगी। अगर मैं आपसे भी यही सेम क्वेश्चन पूछूं कि गाड़ी की पावर परफॉर्मेंस और 5 लोगों में अगर आपने गाड़ी फुल फ्लेज ऑन कर दी है तो गाड़ी की क्या परफॉर्मेंस रहती है, तो आपके क्या ओपिनियन होगा इस पे? लगभग यही सेम ओपिनियन मेरा भी होगा कि अगर सिंगल और डबल पे ड्राइविंग में तो कोई बहुत स्मूथली गाड़ी चलती है, लेकिन अगर ये ओवरलोड हो जाए, फुल 5 लोग इसमें बैठ जाएं और लगेज भी डाल दिया जाए तो थोड़ा सा गाड़ी दब के चलती है, ये इशू है इस गाड़ी यानी गाड़ी की कुल, तो गाइस अगर आप परफॉर्मेंस लवर हो और आपको अगर गाड़ी का पिकअप चाहिए तो शायद ये गाड़ी आपके लिए नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पेट्रोल में अगर गाड़ी इतनी दब रही है तो मान के चलिए शायद सीएनजी में इससे ज़्यादा ही दबने को मिलेगी। सो बात करते हैं गाड़ी के सस्पेंशन की। कैसा है गाड़ी का सस्पेंशन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? गाड़ी का सस्पेंशन एवरेज है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत ख़राब है, ओके है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई समस्या आई नहीं गाड़ी के अंदर, और छोटे मोटे तो चल रहे हैं, वो कोई इशू नहीं। तो आपके हिसाब से ऐसे कौन से बायर्स हैं जिनको फ्रॉन्क्स लेनी चाहिए? जो न्यूक्लियर फैमिली के लिए ठीक है, जिनको सिटी में चलना है थोड़ा बहुत उनके लिए ठीक है, क्योंकि अगर आप हाईवे पे जाते हैं, आपको ओवरटेक करना है, कुछ करना है, तो सेफ्टी के इशू से मारुति उतनी और रिलायबल नहीं है। रिलायबल नहीं है। फ्रॉन्क्स आप लेकर के ओवरटेक करने जाएंगे तो भी issues तो हैं। इश्यूज आएंगे। तो मतलब परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं इश्यूज हैं, सेफ्टी में भी आपके हिसाब से इश्यूज हैं। अब बात करते हैं सर्विस सेंटर की। तो 2 साल में गाड़ी आपने कितनी बार सर्विस कराई और कितनी पेड थी, कितनी फ्री थी? 2 साल में मैंने 4 बारी कराई, 3 फ्री थी, 1 पेड थी। और पेड में कितना खर्चा आ जाता है लगभग? लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये। सर्विस सेंटर से कोई इशू? सर्विस सेंटर से कोई इशू नहीं है, कोऑपरेटिव है। सो गाइस, मारुति हमेशा से अपने एक इंजन के लिए एक डिफाइंड इंजन के लिए जानी जाती है, क्योंकि ये जापानीज़ इंजन होता है, इसमें तो ज़्यादा इशू वैसे भी नहीं होता। और मारुति के सर्विस सेंटर में खैर कोई इशू वैसे भी नहीं है, क्योंकि मैं खुद सियाज को होल्ड करता था और मैंने लगभग 7-8 साल सियाज चलाई है और मैंने भी सर्विस सेंटर का ज़्यादा मुंह नहीं देखा है। तो कहीं ना कहीं सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा से ही ये बहुत रिलायबल रही है और बहुत ही अच्छी है सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब बात करते हैं गाड़ी के प्रॉज एंड कॉन्स की। सो आपके हिसाब से कोई 5 प्रॉज गाड़ी के? आप पहले इसमें अपना एवरेज ले सकते थे, बट अभी E20 के बाद हम उसको हटा देते हैं। ठीक है। और बाकी इस बेस प्राइस में, आज के बेस प्राइस पे गाड़ी का लुक्स जो है वो काफ़ी अच्छा है, इसका ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है, इंटीरियर अच्छा है, ठीक है, और मारुति का सर्विस सेंटर अच्छा है, मेंटेनेंस तो obviously। मेंटेनेंस है, लो कॉस्ट है, तो ठीक है। और अगर यही हम कॉन्स की बात करें तो उसमें तो फिर काफ़ी सारे हैं। वो जैसे तो कि? जैसे कि एक तो अपना फॉग लाइट का इशू है, ठीक है। कि आपको नहीं दिखेगा। इतने पैसे में आपको हाइट एडजस्टमेंट सीट का नहीं दिया हुआ है, अच्छा, इस गाड़ी में हाइट एडजस्टमेंट नहीं सीट है। एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है, प्लस बैक कैमरा इसके अंदर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है। अगर आप बाहर से अगर इसको लगाते हैं तो उसकी आपकी वारंटी लैप्स हो जाती है। ठीक है। और बिल्ड क्वालिटी की अगर हम बात करें? बिल्ड क्वालिटी तो मारुति में उतना सेफ्टी का कंसर्न हमेशा से रहा है, बिल्ड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो इसका रेटिंग भी ज़्यादा अच्छा नहीं है मारुति का। अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि जब भी मैं ये गाड़ी हाईवेज पे मैं ज़्यादा चलाता हूँ, जैसे ही मैं इस गाड़ी को लेकर के हाईवे पे जाता हूँ तो मेरे डोर्स के अंदर से काफ़ी सारी धूल आ जाती है, और स्पेशली इसके बैक वाले जो ग्लास पे पूरा धूल जम जाता है, इस पे एक पूरी एक लेयर बन जाती है। आप गर्मियों में किसी भी फ्रॉन्क्स गाड़ी पे देखेंगे तो उस पे एक धूल की पूरी लेयर जमी होगी, और बाकी किसी गाड़ियों पे आपको ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। तो आपके हिसाब से गाड़ी के कुछ 5 प्रॉज एंड कॉन्स? गाड़ी लुक वाइज बहुत अच्छी है, ठीक है। जो हमें पसंद आई थी। मारुति का ब्रांड था, इसलिए हम इसमें गए थे गाड़ी में। और ये गाड़ी का एन एवरेज और गाड़ियों से बेहतर लगा, कि मैंने मारुति वेन्यू देख रहा था लेकिन उसका एवरेज बहुत डाउन था, तो मैं गाड़ी यही लिया था। तो गाड़ी का एवरेज भी कहीं कहीं फिलहाल ओवरऑल ठीक ही है, गाड़ी का माइलेज भी ठीक है। हाँ, एंड और गाड़ियों से। और अगर कॉन्स की बात करें, क्या क्या बुराइयां नजर आई हैं आपको? गाड़ी में थोड़ा से पिकअप और परफॉर्मेंस की जो प्रॉब्लम है वो दिखता है परफॉर्मेंस जी, और गाड़ी के बेहतर से। दूसरा, गाड़ी में पीछे की जो प्रॉब्लम है, पीछे ग्लास में तो धूल जमती है इसमें। मतलब दोनों लोगों की सेम प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो गाइज, अगर आप भी फ्रॉन्क्स यूज़ करते हैं तो प्लीज़ कमेंट बताइएगा, क्या आपके भी रेयर ग्लास पे धूल जम जाती है, स्पेशली जब आप हाईवे पे ड्राइव करते हो जहाँ पे धूल सच में उड़ती है, या फिर कोई ऐसे गांव एरिया या फिर डेजर्ट एरिया में जहाँ पे धूल का थोड़ा लेवल ज़्यादा है? तो प्लीज़ कमेंट बताइएगा क्या आपने भी सेम इशू ऑब्जर्व किया है। सो गाड़ी के इंटीरियर की अगर हम बात करें तो गाड़ी का इंटीरियर कितना प्रीमियम है, और
म्यूजिक सिस्टम, MID वगैरह आपको देखने में क्या कैसा फील आता है? नहीं, गाड़ी का जो सीट वगैरह है वो सब तो लुक काफ़ी अच्छा है इंटीरियर में, बट अगर हम इसके डैशबोर्ड की बात करें तो वो सिंपल ही है, बेसिक लगा के देखिए। बेसिक ही लगा करके दिया हुआ है। और जो इसमें स्पीकर्स वगैरह दिए हैं, अगर आप उसका बेस बढ़ा देंगे तो काफ़ी झंझनाहट होती है गाड़ी के अंदर, और वो स्पीकर फिर फटने, आवाज़ थोड़ी सी फटने सी लग जाती है। तो इस एवरेज ही मान सकते हैं, बहुत अच्छा नहीं मान सकते। बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। सो गाइस, अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की, किसको फ्रॉन्क्स लेनी चाहिए और किन्हें फ्रॉन्क्स नहीं लेनी चाहिए। सो स्पेशली फ्रॉन्क्स उनके लिए रिकमेंडेड हैं जो न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनको गाड़ी में बहुत ज़्यादा पावर नहीं चाहिए, जिनको हैसल फ्री ड्राइव करना है, जिनको सिटी ड्राइव उनका ज़्यादा है, उन यूज़र्स के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है फ्रॉन्क्स। और मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मारुति हमेशा से ही बेटर रही है। फ्रॉन्क्स उनको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए जो परफॉर्मेंस के शौकीन हैं, जिनको हाईवेज़ पे रन करना है, ओवरटेकिंग करनी है, माउंटेन्स पे ड्राइव करना है, उनके लिए इतना रिकमेंडेड नहीं है। और जिनकी खासकर जिनकी बड़ी फैमिली है, 5-6 लोग अगर उसमें बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आपको परफॉर्मेंस और माइलेज दोनों दबता हुआ दिखेगा। तो थैंक यू, आपने अपना कीमती समय निकाला। थैंक यू सर, अपना कीमती टाइम देने के लिए। सो गाइस, इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। थैंक यू।